क्लास 10th अध्याय नंबर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ओके, हम इसमें आगे बात करते हैं। हमारे जो फर्स्ट नंबर का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है इसको आज हम समझते हैं। हमारे दैनिक जीवन में अनेक परिवर्तन होते हैं। देखो, हमारे दैनिक जीवन में क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा हम अपने पूरे लाइफ में या फिर डेली दिनचर्या में अगर हम बात करें तो बहुत सारे परिवर्तन होते हैं। जैसे कि अगर मैं बताऊं आपको कुछ एग्जांपल, तो भोजन का पचना, ये तो हम डेली खाना खाते हैं तो भोजन भी पचेगा इसी। दूध से दही बनना, ठीक है। उसके बाद में लोहे में जंग लगना, लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना, ये ऐसे और भी हजारों, एक फूल का खिलना हम कह सकते हैं, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक हमारे दैनिक जीवन में कई सारे परिवर्तन होते हैं। कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं, कुछ परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये हमने क्लास 8th में आपने इसके बारे में पढ़ा होगा। क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा भौतिक परिवर्तन क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। तो क्लास 8 तक आपको सब कुछ समझा दिया होगा। अब हम बात करेंगे क्लास 10th के बारे में। तो क्लास 10th में कुछ परिवर्तन भौतिक परिवर्तन होते हैं जिनमें एक नया पदार्थ नहीं बनता है। जो पुराना पदार्थ होता है उसी से एक नया पदार्थ, या मतलब एक पदार्थ उसी के अंश से मिलकर बना होता है, जिसमें केवल उसकी भौतिक अवस्थाएं बदलती है, रासायनिक अवस्थाओं में कोई बदलाव नहीं होता है। वो कहलाते हैं कौन से, भौतिक परिवर्तन, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे परिवर्तन ऐसे होते हैं जिनमें कुछ नए पदार्थ बनते हैं, और उन नए पदार्थ बनने की वजह से उनके जो गुण होते हैं, उनके जो भौतिक गुण भी बदलते हैं कहीं हद तक। लेकिन ज्यादातर हम परिभाषा के हिसाब से बताएंगे तो भौतिक गुण नहीं बदलते हैं, लेकिन रासायनिक गुणों में काफी कुछ बदलाव होता है, इसलिए उनको कहते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। तो ये चीज हमारे यहाँ पे समझ में आ चुकी है। आगे हम बात करते हैं, जब एक या अधिक पदार्थ आपस में क्रिया करके नए गुणों वाले पदार्थ बनाते हैं तो उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। देखो, काफी इंपॉर्टेंट ये जो क्वेश्चन होता है जो एग्जाम में आता है, उसमें पहला क्वेश्चन जो होता है वो यही पूछा जाता है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया जो होती है ना, उसको हम ये कहेंगे कि जब एक या अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुणों वाला नया पदार्थ बनाता है, जिसके गुण जो होते हैं वो अपने पुराने वाले अभिकारक से बिल्कुल अलग होते हैं। जो उत्पाद बनता है उनके जो गुण होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं। उस प्रकार की अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे ये समझ में आया। आगे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के संकेत, कैसे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई रासायनिक अभिक्रिया हो चुकी है। इसके कुछ संकेत होते हैं, ठीक है। पहला संकेत दे रखा है आपको, रंग में परिवर्तन। देखो, रंगों में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, रंग बदल जाता है उसका। सेकंड नंबर का होता है तापमान में परिवर्तन, उसमें तापमान में भी क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तीसरे नंबर का होता है यहाँ पे गैस का उत्सर्जन, किसी प्रकार की गैस उसमें से निकलना प्रारंभ हो जाती है। अगर उसमें किसी प्रकार का विखंडन हो रहा है तो उसके अंदर से कोई ना कोई गैस जो होती है, देखो रासायनिक अभिक्रिया होगी तो गैस का उत्सर्जन तो होना निश्चित है, ठीक है। उसके बाद है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप क्या होता है ये मैं आपको आगे समझाऊंगा। अवक्षेपीकरण नाम की एक अभिक्रिया होती है जिसमें अवक्षेप बनते हैं। कुछ अवक्षेप ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरीके से घुलनशील नहीं होते हैं, तो वो अवक्षेप या तो पानी के नीचे जाकर बैठ जाते हैं या फिर वो पानी की सतह पर तैरने लग जाते हैं, ठीक है। एक होता है गंध का उत्पन्न होना। गंध का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। तो रासायनिक अभिक्रिया कैसे हमें पता चलेगा, आप पूछ लो कि सर कैसे पता लगेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो बेटा, रासायनिक अभिक्रिया होने के नॉर्मल से संकेत होते हैं, रंग में परिवर्तन होना, तापमान में परिवर्तन होना, गैस का उत्सर्जन होना, अवक्षेप का बनना और गंध का उत्पन्न होना, ठीक है। एक बार और नोटिस कर लीजिए, एक बात और मैं बता देना चाहता हूं कि ये जो चैप्टर है, जो आपका फर्स्ट नंबर का जो चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, ये इसके जो नोट्स है, ये जो रिवीजन नोट्स मैंने आपको समझाने के लिए बनाए हैं, ये सारे जो नोट्स है बेटा, ये पूरा आपके एनसीईआरटी बेस्ड है। मतलब एक भी क्वेश्चन या एक भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो आपको बाहर से एक्स्ट्रा लाकर इसमें मैंने ऐड किया हो। पूरा आपके जो एनसीईआरटी बुक 2026 का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग एक एक टॉपिक आपको बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां तक हमारे समझ में आ चुका है। आगे हम यहां पे बात करने वाले हैं उदाहरण, ठीक है। तो इसके उदाहरण के बारे में हम यहां पे बात करेंगे। पहला उदाहरण अपन को यहां पे दिया हुआ है मैग्नीशियम का जलना। देखो, रासायनिक अभिक्रिया का पहला उदाहरण दे रखा है मैग्नीशियम का जलना। यहां पे ये जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है। देखो, किसी भी चीज को अगर आप जला रहे हो ना, तो सिंपल सी बात ये है कि आप उसकी रिएक्शन करवा रहे हो या उसकी अभिक्रिया करवा रहे हो किसके साथ में, ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। तो मैग्नीशियम यहाँ पे क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करता है और क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। तो ये जो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है ये बिल्कुल अलग है मैग्नीशियम ऑक्सीजन के अपेक्षा, ठीक है। तो यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया पूरी हुई है। सेकंड नंबर का अगर हम एग्जांपल यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो सेकंड नंबर का एग्जांपल है लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगना, तो यहाँ पर देखो ये होता है आयरन। आयरन का जो सिंबल होता है, जो संकेत होता है, तो उसको लिखते हैं हम Fe। Fe मतलब फेरस, ठीक है। तो यहाँ पर आयरन जो है, आयरन क्या करता है, जंग कैसे लगता है, जंग लगाने के लिए सिंपल सा ये है कि आपको ऑक्सीजन चाहिए और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन लिया, वाटर यहाँ पे उसके आगे मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, एक्स लगाया हुआ है। देखो, एक्स क्यों लगाया हुआ है, एक्स लगाने का रीजन ये है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मतलब इसके जो अणु होते हैं, किसके अणु होते हैं, वाटर के, वो फिक्स नहीं होते, वो आप पे डिपेंड करता है या उसकी अभिक्रिया पे डिपेंड करता है कि कौन कितने अणु वहां पे लिए गए, ठीक है। तो उस हिसाब से वहां पे अणुओं को क्या किया जाता है, लिया जाता है, और अणुओं को क्या किया जाता है कि उस अभिक्रिया में पार्टिसिपेट करवाया जाता है, उस अभिक्रिया में उसको क्रियान्वित करवाया जाता है, ठीक है।
तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास में आयरन है, आयरन क्या करता है, क्रिया करता है, किसके साथ क्रिया करता है आयरन, आयरन क्रिया करता है ऑक्सीजन के साथ में और जल के अणुओं के साथ में। कितने अणु हैं वो डिपेंड करता है कि कितने आप आयरन ले रहे हो, उस हिसाब से लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में क्या बनता है, फेरस ऑक्साइड बनता है। ये जो आयरन ऑक्साइड या जो फेरस ऑक्साइड होता है ये एक प्रकार का जंग होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, जंग बोलते हैं, ठीक है। क्या बोला जाता है, इसको जंग बोला जाता है ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, रस्ट। इसलिए इसको जैसे अपन कहते हैं लोहे पे जंग लगना, इंग्लिश में बोलते हैं इसको रस्टिंग, ओके। तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आगे हम बात करते हैं इसमें सेकंड नंबर का एक टॉपिक है हमारा, ये टॉपिक यहाँ पे समझ में आ गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए बेटा, इसमें आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ये हमारे 15 से 20 मिनट की जो वीडियो रहेगी इसमें आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा, ठीक है। फिर भी अगर आपकी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट पूछ सकते हैं, आपको वहां पे उसका आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण। देखो रासायनिक समीकरण क्या है, पूरे चैप्टर की दो ही सबसे मेन टॉपिक है। पहला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया, मैंने आपको पूरा समझा दिया रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। सेकंड टॉपिक अपना रासायनिक समीकरण, काफी लेंथी टॉपिक है ये, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक अभिक्रिया को प्रतिकोर सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करने की विधि को क्या कहा जाता है, रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण की परिभाषा क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रासायनिक समीकरण की परिभाषा बताइए, रासायनिक समीकरण और रासायनिक जो अभिक्रिया इसमें क्या अंतर है ये बताइए। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, सभी क्वेश्चन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो पे आपको निरंतर बने रहना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप स्किप कर देते हो वीडियो को तो स्किप करने की वजह से आपको क्या होगा कि इसका नुकसान, आपको आगे कंसेप्ट क्लियर होने में दिक्कत आएगी, आपके जो कंसेप्ट है वो पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम समय को बर्बाद नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, कि रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों एवं सूत्रों के माध्यम से, किसके माध्यम से बोला उसने, कि प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से व्यक्त करना है। मतलब मान लीजिए कि मैं अगर मुझे यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है कि शब्द समीकरण है, तो शब्द समीकरण में इसने बोला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनाया इसने, जल। तो ये तो समीकरण हुई शब्द समीकरण, लेकिन मुझे इसको रासायनिक समीकरण में लिखना है तो हाइड्रोजन को मेरे को ऐसे लिखना पड़ेगा इसके सूत्र के हिसाब से, इसके प्रतीक के हिसाब से, और यहाँ पर ऑक्सीजन को भी उसका प्रतीक के हिसाब से लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे जल का जो प्रतीक होता है या फिर जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या होता है, H2O होता है, ठीक है। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण के बारे में हमने पढ़ा। आगे हम बात करते हैं इसमें रासायनिक समीकरण लिखने की विधि। देखो रासायनिक समीकरण लिखने की विधि में इसके 7 चरण होते हैं, जिसमें से पहला चरण यहाँ पे दे रखा है अभिकारकों की पहचान करना। देखो बेटा सबसे पहले आपको अभिकारक की पहचान करना है। अभिकारक वो होते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भागीदारी निभाते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है और जो यहाँ ऑक्सीजन है ये क्या है, यहाँ पर अभिकारक है, ठीक है। तो अभिकारकों की आपको पहचान करना है। सेकंड नंबर पे दे रखा है यहाँ पे उत्पाद की पहचान करना। उत्पाद जो होता है उसके बाद बनता है। देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने क्रिया करके क्या बनाया, यहाँ पे जल बनाया, तो जल यहाँ पर क्या माना जाएगा, उत्पाद माना जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जल क्या है, उत्पाद है। और ये दोनों जो यहाँ पर दे रखे, ये जो दोनों यहाँ पे दे रखे, ये क्या है, यहाँ पर अभिकारक है, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमारे समझ में आ गया। थर्ड नंबर का दे रखा है उसने अभिकारकों को बाई ओर लिखा जाता है। देखो अभिकारक जो होता है उसको इस एरो के चिन्ह, ये जो एरो का जो तीर का जो निशान है, तीर के निशान के बाई तरफ लिखा जाता है। और चौथा चरण क्या कहता है, उत्पाद को दाई तरफ लिखा जाता है, ठीक है। तो पहला हमारे समझ में आ गया, पहला क्या था कि अभिकारक की पहचान करो, दूसरा क्या था यहाँ पर कि उत्पाद की पहचान करो, तीसरा क्या था अभिकारक को बाई तरफ लिखा जाता है, उत्पाद को दाई तरफ लिखा जाता है। अब 5वें नंबर का है परमाणुओं की संख्या गिनो। देखो इधर की साइड में अगर हाइड्रोजन 2 है और तो उधर की साइड भी हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, 2 होने चाहिए, ठीक है। और इधर की साइड में अगर ऑक्सीजन 2 है तो उधर ऑक्सीजन 2 होने चाहिए, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन जो दे रखा है वो 2 नहीं दे रखा है, वहां पे ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इसको हम क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, ठीक है। तो 5वें चरण में क्या किया जाता है बेटा, संतुलित किया जाता है, ठीक है। और छठा चरण जो होता है उसमें क्या किया जाता है, गुणांक लगाकर। देखो इसके आगे गुणांक लगाया जाता है। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना मेरे पास में 2 है, उधर ऑक्सीजन 2 नहीं था, तो इसके आगे हमने गुणांक क्या लगाया, यहाँ पर ये 2 लगा दिया। 2 से अगर ऑक्सीजन को गुणा करेंगे तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो हाइड्रोजन को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के पास पहले से ही क्या है, यहाँ पे 2 है, और ये दोबारा जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो आगे वाले हाइड्रोजन के आगे भी हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। छठा ये हो गया। और 7वें नंबर का जो होता है उसमें क्या है कि समीकरण की पुनः जांच करें कि समीकरण संतुलित है या नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर की जो मेन जान है वो आपकी संतुलन अभिक्रियाएं है, जो अभी हम आगे समझने वाले हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक समीकरण बेटा एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि रासायनिक समीकरण लिखने की विधि आप बताइए या चरण लिखिए। तो पहला चरण अभिकारकों की पहचान करो, दूसरा उत्पाद की पहचान करें, तीसरा अभिकारकों को तीर के निशान के बाईं तरफ लिखा जाता है, चौथा
उत्पाद को दाईं तरफ लिखा जाता है। 5वां, परमाणुओं की संख्या, जो परमाणु उस अभिक्रिया में भागीदारी निभा रहे हैं उन परमाणुओं की संख्या को गिनो कि कितने वहां पर आपने परमाणु लिए हैं, आपके अभिकारक कितने हैं और आपके उत्पाद कितने हैं, ये दोनों संतुलित होना जरूरी है। 6वां चरण, अगर संतुलित नहीं है तो गुणांक लगाकर उसको संतुलित करो। और 7वां चरण जो सबसे अंतिम चरण है कि ये 6 चरण को एक बार दोबारा चेक करो कि आपकी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण सही है या नहीं है। ठीक है, तो ये अपने 7 चरण यहाँ पे कंप्लीट हुए। आई थिंक आपको सबको समझ में आ गया होगा। हम अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं। अगर फिर भी मैं आपको बता रहा हूं बेटा, अगर किसी भी प्रकार का कोई भी अगर आपको समस्या आ रही है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल आंसर दूंगा, एक एक कमेंट का मैं आपको आंसर दूंगा वहां पर। तो बिना झिझक के आप कोई भी क्वेश्चन मुझसे वहां पर कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको किसी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप वहां पर मुझे बता सकते हो, कमेंट करके पिंग करके मेरे को बता सकते हो कि सर मुझे पर या इस टॉपिक पर मुझे वीडियो चाहिए, मुझे समस्या आ रही है, तो मैं उस टॉपिक पर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं यहाँ पे। तो यहां तक सभी को समझ में आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। देखो, संतुलित रासायनिक अभिक्रिया जो होता है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों के दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान। भाई साहब, नाम से पता चल गया, संतुलित। संतुलित का मतलब होता है संतुलन करना। किसका संतुलन करना? अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों के बीच में जो परमाणु, इनमें जो परमाणु होते हैं, इनके परमाणुओं की संख्या आपको क्या करनी है, बराबर करनी है। इसी को कहते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। देखो यहाँ पर अगर हम डायरेक्टली लिखेंगे, मैंने कहा कि चलो जल बनाने की समीकरण लिखो, तो जल बनाने की समीकरण को आप डायरेक्टली कैसे लिखते हो कि ये लिया मैंने H2, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिया ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के बाद में मैंने यहाँ पे बना दिया H2O। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी हाइड्रोजन 2 है, तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन तो 1 है, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए लगा है 2, तो उसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो संतुलित करने के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि संतुलित करने के लिए हम यहाँ पे दोनों परमाणुओं की संख्या को बराबर करते हैं, और उसके लिए हम गुणांक यूज करते हैं। तो देखो हमने ये 2 को अगर हम हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं तो ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पे 4। देखो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना हो चुका है, हाइड्रोजन यहाँ पे 4 हो चुका है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे कितना है, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है। अब इसमें देखो उत्पाद में, ये तो हमने अभिकारक में देख लिया, अब उत्पाद में देखो कि उत्पाद में हाइड्रोजन को देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हाइड्रोजन को कितने हो गए, 4। लेकिन इस पूरे यौगिक के आगे 2 लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ऑक्सीजन भी कितना रहेगा, 2 रहेगा। तो इधर भी इन दोनों की संख्या मिला के 6 हो जाएगी, और इधर भी इन दोनों की संख्या मिलाकर क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण का नियम लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक संतुलित अभिक्रिया है। आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं हम। संतुलित समीकरण का महत्व। संतुलित समीकरण का महत्व, भैया क्यों करना होता है समीकरण को संतुलित, क्या महत्व होता है उसका? तो पहला जो हमारा महत्व होता है वो है कि द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करता है। सबसे इंपॉर्टेंट महत्व होता है कि यह द्रव्यमान संरक्षण, संरक्षण के नाम से पता चल रहा है कि आपको अभिकारक और आपको उत्पाद, इन दोनों को संरक्षित करके रखना है। इन दोनों का जो द्रव्यमान है वो आपको इक्वल करना है, तभी तो संतुलित करोगे ना। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम का यह पालन करता है। दूसरा है वास्तविक अभिक्रिया को दर्शाता है, जो रियल अभिक्रिया है ना उसी को दर्शाया जाता है। तीसरा है अभिकारकों और उत्पादकों को सही मात्रा में बनाता है, जितनी मात्रा में आवश्यकता है उतनी मात्रा में ही बनाया जाता है, फालतू में एक्स्ट्रा परमाणु ऐड नहीं किए जाते हैं। ठीक है। चौथा है औद्योगिक गणनाओं की में उपयोगी है। औद्योगिक जो गणनाएं होती है इंडस्ट्रियल फॉर्म में, उनके लिए बहुत ज्यादा उपयोगी माना जाता है। और रासायनिक अभिक्रिया की शुद्धता दर्शाता है। देखो रासायनिक अभिक्रिया अगर हो रही है तो उस रासायनिक अभिक्रिया में सबसे इंपॉर्टेंट है उसकी शुद्धता, प्योरिटी होना जरूरी है। तो उस प्योरिटी को दर्शाने का काम भी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण ही करता है। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो इसमें पूछे जाते हैं परीक्षा में बार बार, तो वो कुछ क्वेश्चन मैं इसमें बता देता हूँ। बाकी मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, उस वीडियो में आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरी एनसीईआरटी में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में रहेंगे, आंसर भी रहेंगे। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि अगर आप चैनल से जुड़ जाते हो तो इससे मिलने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलेगी। और आज की टाइम पे अगर मैं बात करूं तो शिक्षा इतना कठिन नहीं है, शिक्षा प्राप्त करना काफी आसान है। बस आपको शिक्षा प्राप्त करने के लिए एक सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। देखो हमने टॉपिक पढ़ा, हमें पता होना चाहिए कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। मैंने आपको कई बार बता चुका हूं, मैं इस वीडियो में अपन ने कई बार बताया है, मैं आपको कई बार बोल चुका हूं कि ये जो चैप्टर है ये चैप्टर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको पूरा कंटिन्यूस को देखना है। कहीं पर भी अगर आपको समस्या आती है तो आप मुझसे उस टॉपिक के बारे में डिस्कस कर सकते हो। मैं बिल्कुल आपको एक डाउट क्लास की तरह पूरी तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है। तो उत्तर है इसका जिसमें दोनों परमाणुओं की संख्या समान हो। कौन से? अभिकारक
और उत्पाद, इन दोनों के परमाणुओं की संख्या समान हो। देखो इतना शॉर्ट आंसर नहीं दिया जाता है, लेकिन मैंने आपको कई बार बता चुका हूं कि ये जो नोट्स है ये आपके एक रैपिड रिवीजन नोट्स है। रैपिड रिवीजन नोट्स का मतलब ये होता है कि डिटेल नोट्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, और रैपिड रिवीजन नोट्स में आपको जैसे कोई मूवी रिलीज होती है तो उसके पहले ट्रेलर होता है, वो ट्रेलर की तरह यहाँ पे जो इस ट्रेलर में उस मूवी के बारे में पूरा बता दिया जाता है, उस ट्रेलर में पूरा एक्सप्लेन कर दिया जाता है। वैसे ये आपको एक चैप्टर की मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें आपको पूरा कंप्लीटली बता रहा हूँ। ये एक रैपिड रिवीजन नोट्स है, ठीक है, जो आपको काफी हेल्प देगा उस चैप्टर को समझने के लिए और उसके क्वेश्चंस को समझने के लिए और उसके आंसर को किस प्रकार से लिखना है उसको समझने के लिए चैप्टर आपको काफी इंपॉर्टेंट, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। पहला प्रश्न है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है जिसमें दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो। दोनों ओर, कौन से ओर, एक बाई ओर और दाई ओर, दोनों ओर परमाणु की संख्या क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, द्रव्यमान, दूसरा क्वेश्चन है द्रव्यमान संरक्षण नियम किसने दिया, एंटोइन लेवोशियर ने दिया भैया, और किसने दिया। ठीक है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन है जल के विद्युत अपघटन में कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस बनती है। चौथा क्वेश्चन है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्यों बदलता है, क्यों बदलता है, प्रकाश के कारण उसका अपघटन हो जाता है और उससे सिल्वर बनता है, इसकी वजह से उसका रंग बदलता है। ये जितने भी एक्टिविटीज आपके इसमें दे रखी है सब कुछ डिटेल में मैं सबके ऊपर वीडियो बना, ये जो जितनी भी एक्टिविटीज आपके बुक में दी हुई है इन सब के ऊपर मैं एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस के ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। आपको इस चैनल पे लगातार बने रहना है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डालने पर क्या होगा, लोहे द्वारा तांबे, तांबे मतलब कॉपर का विस्थापन होकर FeSO4 बनता है और तांबा वहां पर क्या हो जाएगा, जम जाता है। ठीक है, 6 नंबर का अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं अवक्षेपण क्या है, अभी आया था अवक्षेपण क्या होता है, तो जिस अभिक्रिया में अघुलनशील ठोस बनता है, बताया था मैंने कि कुछ अघुलनशील जो पानी में नहीं घुलते हैं या तो वो पानी के नीचे बैठ जाते हैं या फिर वो पानी के ऊपर तैरने लग जाते हैं, इसको कहते हैं अवक्षेप, और इस अभिक्रिया को अवक्षेपण कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, यह भी आपके चैप्टर का काफी इंपॉर्टेंट और काफी लास्ट टॉपिक है। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, इसमें पहला प्रकार है संयोजन अभिक्रिया, जिसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। नाम से पता चल गया संयोजन अभिक्रिया। ज्यादा सोचना ही नहीं है ना कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक नया पदार्थ बनाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। ये देखो एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा पदार्थ मिलकर क्या बना रहा है, एक ही पदार्थ बना रहा है, क्या है यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया है। उदाहरण लीजिए मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बुझा हुआ चूना बोलते हैं, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। और कौन सी गैस बाहर निकालता है वो आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, कि कौन सी गैस इसमें बाहर निकलती है, और ऊष्मा जो है गैस निकलती है या नहीं निकलती है ये भी आपको बताना है। ठीक है, मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, बुझे हुए चूने को जल के साथ क्रिया करने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, ऊष्मा बनती है। ठीक है, लेकिन मैंने क्वेश्चन किया इसमें कि कौन सी गैस निकलती है। अब गैस निकलती है या नहीं निकलती है, और निकलती है तो कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है, कमेंट करके बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया भैया ऊपर संयोजन था उसमें जोड़ा था इसमें तोड़ देंगे, यही होगा, बिल्कुल जी हाँ यही होगा। जब एक यौगिक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थ बनाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, विखंडन अभिक्रिया। आया समझ में। विखंडन अभिक्रिया आपके सामान्यतः 3 प्रकार से बुक में दिया हुआ है। एक होता है विद्युत अपघटन, एक होता है आपके प्रकाशीय अपघटन, और एक होता है ऊष्मीय अपघटन। देखो विद्युत अपघटन विद्युत के या इलेक्ट्रिक करंट की मदद से तोड़ा जाएगा। ठीक है, प्रकाशीय अपघटन प्रकाश की मदद से तोड़ा जाएगा, ऊष्मीय अपघटन गर्म करके तोड़ोगे। ठीक है ना, तो ये सिंपल सा है, ज्यादा कोई टफ नहीं है इसमें। उदाहरण दे रखा है कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ोगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। और अगर हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं तो लीड नाइट्रेट जो होता है, लीड नाइट्रेट को जब हम तोड़ते हैं तो क्या क्या बनता है, एक तो बनता है यहाँ पे लीड ऑक्साइड, एक बनेगा नाइट्राइट, और एक बनेगा यहाँ पर ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये आपका विखंडन हो गया है ना। उसके बाद में देखो कुछ अलग अलग एक्टिविटीज दे रखी है जिसको मैंने सिंपल फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। एक एक्टिविटीज आप देख लेना, अपने बुक में मिल जाएगा आपको सब कुछ। फेरस सल्फेट का तापन एक एक्टिविटीज दे रखी है। इसमें हम क्या करते हैं, फेरस सल्फेट लेते हैं, इसको हम गर्म करते हैं, विखंडन करवा रहे हैं ना उसका, इसको हमने गर्म किया तो यहाँ पर क्या बना, फेरस ऑक्साइड बना, सल्फर डाइऑक्साइड बना और सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। ठीक है, उसके बाद में देखो यहाँ पे फेरस लिया हमने, हरे कलर का दिख रहा है, जब इसको गर्म किया, गर्म करने के बाद में भूरे कलर का हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पर क्या निकल गया। अब देखो ये फेरस ऑक्साइड क्या है, यहाँ पे मैंने पहले बताया था फेरस ऑक्साइड एक टाइप से रस्ट है। क्या है ये, रस्ट है। ठीक है, मतलब जंग है ये, यहाँ पे जंग तो भूरे कलर का होता है। ठीक है ना, कौन सी गैस निकलती है ये आपको बताना है यहाँ पे। उसके बाद में अवलोकन करना है, हरे रंग का भूरा हो जाता है, जो पहले हरे रंग का होता है वो क्या हो जाता है, बाद में भूरा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में तीखी गंध वाली गैस निकलती है। अब वो गंध वाली जो गैस है वो गैस कौन सी है ये आपको बताना है। ठीक है,
परीक्षा प्रश्न कैसा पूछा जाता है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर रंग क्यों बदलता है? क्यों बदलता है भाई? फेरस सल्फेट पहले हरे रंग का होता है, बाद में वो भूरा क्यों हो जाता है? क्योंकि क्या बनता है वहां पर, फेरस ऑक्साइड बन जाता है, और ये एक प्रकार का क्या होता है, जंग होता है। ठीक है, उसके बाद में आता है हमारे पास में अगले नंबर का कौन सा आता है, लेड नाइट्रेट का तापन। ये अगले नंबर का क्या है आपके पास में एक्टिविटी या क्रियाकलाप दिया हुआ है। इसमें लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रेट बनता है, और क्या बनता है, ऑक्सीजन गैस। देखो ये यहाँ पर हमारे पास में लेड नाइट्रेट है, इसको हम गर्म करेंगे तो गर्म करने पर हमें भूरे रंग का एक पदार्थ मिलेगा, लेड ऑक्साइड बनेगा, नाइट्रेट बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी बाहर। ठीक है, अवलोकन किया कि भूरे रंग का जो होता है नाइट्रोजन गैस निकलती है, भूरे रंग की क्या निकलती है, सॉरी नाइट्रोजन नहीं, NO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है, NO2 गैस निकलती है। और पीले रंग का क्या हो जाता है, यहाँ पर PbO बनता है। PbO का कलर कौन सा होता है, पीला। ठीक है, PbO क्या होता है, यहाँ पर PbO होता है लेड ऑक्साइड। प्रश्न कैसा बनता है कि भूरे रंग की गैस कौन सी होती है, कौन सी होती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, NO2, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं। ठीक है, और NO3 को क्या बोलते हैं, नाइट्राइट बोलते हैं। उसके बाद में अगले नंबर पे अगला क्रियाकलाप है हमारे इसमें जल का विद्युत अपघटन। भाई जल का विद्युत अपघटन, जल को उष्मीय अपघटन से जल को नहीं तोड़ा जा सकता, तापीय अपघटन से जल के अणु को नहीं तोड़ा जा सकता, केवल हम इसको विद्युत अपघटन से तोड़ सकते हैं। तो ये हमने देखो यहाँ पर एक बीकर लिया और इस बीकर में हमने जल भर दिया, इस जल में हमने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए यहाँ पर, और दोनों इलेक्ट्रोड से एक वायर लेकर हमने इसको एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और जब इसमें करंट फ्लो होता है तो एक साइड हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रोड पर हाइड्रोजन लग जाता है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीजन लग जाता है। ठीक है, अवलोकन किया हाइड्रोजन अधिक मात्रा में बनती है और ऑक्सीजन क्या होती है, कम मात्रा में बनती है। भैया अधिक मात्रा में बनेगी क्योंकि होती है अधिक मात्रा में ये। ठीक है ना, प्रश्न क्या रहेगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का आयतन अनुपात दीजिए। तो देखो H2O लिख रहे हो आप, क्या लिख रहे हो यहाँ पे, H2O लिख रहे हो, तो हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास में 2, और इधर हाइड्रोजन के अलावा यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 1। तो हाइड्रोजन अनुपात मतलब 2:1 या 2:1। ठीक है, वो बात हो गई, आधी इंग्लिश आधी हिंदी हो गई, 2:1। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। उसके बाद में सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड, तो ये भी एक अभिक्रिया होती है, ये भी एक क्रियाकलाप दे रखा है। ये आपने यहाँ पर लिया सिल्वर क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया जब आप इसको सूर्य के प्रकाश में इसको विघटित करते हो तो देखो एक तो यहाँ पे सिल्वर बन जाता है और एक क्लोराइड या क्लोरीन अलग हो जाता है। पहले ये सफेद रंग का होता है, बाद में ये धूसर रंग का हो जाता है, थोड़ा सलेटी हो जाता है। ठीक है, अवलोकन सफेद रंग से धूसर हो जाता है, और किसमें यूज किया जाता है, फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ क्रियाकलाप थे विघटन अभिक्रिया के, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। ठीक है, उसके बाद में थर्ड नंबर का जो आता है हमारा, वो कौन सा आता है, विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा है, विस्थापन अभिक्रिया। देखो विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, देखो कभी ऐसा हुआ है कि तुम्हारी क्लास में तुम्हारी एक फिक्स जगह कि मुझे तो यही बैठना है भाई साहब, कोई मुझे उठा नहीं सकता है। मतलब हम कुल मिला के वहां पर यूं मान लो कि मिर्जापुर की गद्दी है वो, अब उस मिर्जापुर की गद्दी पे से आपको कोई भी आकर उठा नहीं सकता, यूं मान लो। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया में अब आपको वही उठा सकता है जो आपसे ज्यादा दमदार होगा। समझ में आ रहा है ना, मतलब बिट्टू भैया आके अगर आपको उठाए तो हाँ भाई कोशिश की जा सकती है, हर कोई आपको वहां से हिला नहीं सकता। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो ज्यादा क्रियाशील होगा ना वो आपको वहां से उठा के क्या कर देगा, निष्कासित कर देगा, मतलब दूसरी जगह पे विस्थापित कर देगा। निष्कासित तो बाहर निकालना हो जाता है, अपन कहेंगे विस्थापित कर देगा। ठीक है, तो परिभाषा क्या है कि जब अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को क्या कर दे, विस्थापित कर दे, वो क्या होता है, हटा दे, या उस यौगिक से हटा दे या विस्थापित कर दे, उसको कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। देखो पहला उदाहरण हो गया यहाँ पे, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है, यहाँ पर जिंक सल्फेट बनाता है। ठीक है, और क्या बनाता है, कॉपर को अलग कर देता है। देखो जिंक जो है ना भाई साहब ये ज्यादा क्रियाशील था, इसने क्या किया, कॉपर को हटा दिया, भैया तो साइड में हो जाओ, खुद जाकर वहां बैठ गया। ऐसे दूसरा एग्जांपल ले लिया हमने यहाँ पर आयरन, और आयरन की क्रिया हम CuSO4 के साथ कराते हैं। आयरन ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा क्रियाशील होता है, आयरन क्या करता है, CO को हटा देता है, खुद उसकी जगह जाकर बैठ जाता है। तो इसने क्या कर दिया, विस्थापन कर दिया। पर ध्यान रखना, देखो विस्थापन और द्विविस्थापन में एक बहुत मेजर अंतर होता है, सभी नहीं बताते, मैं आपको बता देता हूं, है ना। देखो विस्थापन में एक जो होता है वो लिया जाता है यहाँ पे तत्व, एक तो आप यहाँ पे क्या लोगे, तत्व लोगे। ठीक है, और जो दूसरे नंबर पे आपको लिया जाता है यहाँ पे हमेशा कुछ भी लो आप, वो हमेशा आप कौन सा लोगे, यौगिक लोगे। ठीक है, कोई सा भी यौगिक आप ले लो यहाँ पे, लेकिन आप क्या लोगे, यहाँ पे यौगिक लोगे। लेकिन द्विविस्थापन में ऐसा नहीं होता है, द्विविस्थापन में दोनों ही क्या लिए जाते हैं, यौगिक ही लिए जाते हैं। देखो द्विविस्थापन क्या है कि दो यौगिक, बोल दिया ना उसने शुरू में बोल दिया, दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ये भी यौगिक है और ये भी यौगिक है, तो फिर बनने वाला भी यौगिक ही होगा। तो Na2SO4 BaCl2 के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, BaSO4 और NaCl बनाता है। ठीक है, और वैसे के वैसे अगर हम बात करते हैं, अब देखो ये BaSO4 जो यहाँ पे अवशेप है, मतलब वो भारी अवशेप है, वो पानी में यहाँ पे क्या हो जाता है, बैठ जाता है। ये जो नीचे की तरफ जो एरो दिया होता है ना, इसका मतलब होता है कि वो पानी में नीचे जाकर बैठ गया। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पे सेकंड नंबर का
AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट जो होता है वो NaCl के साथ क्रिया करके AgCl बना लेता है और यहाँ पर क्या करता है NaNO3 बना देता है। देखो इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि Na जो होता है, देखो पहले Na किसके साथ जुड़ा हुआ था, SO4 के साथ। अब देखो अब किसके साथ जुड़ा हुआ है, Cl के साथ, मतलब स्थापित हो गया। Ba पहले किसके साथ जुड़ा हुआ था, Cl के साथ, अब किसके साथ जुड़ा हुआ है, SO4 के साथ स्थापित हुआ। तो यहाँ पर आदान प्रदान हो रहा है किसका, आयनों का। ठीक है, तो ये भी आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगले नंबर पे हम चलते हैं यहाँ पे ऑक्सीकरण एवं अपचयन। देखो ऑक्सीकरण और अपचयन क्या होता है ये समझते हैं। ऑक्सीकरण का सिंपल सा मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना। भाई हिंदी मीडियम में तो हम ऑक्सीकरण बोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में ऑक्सीडेशन बोलते हैं। अब वैसे तो हिंदी का संधि विच्छेद करते हैं, पर हमारे जैसे होनहार टीचर हमारे जैसे मतलब कुछ जो टीचर होते हैं ना, ऐसे मजाक कर रहा हूं मैं, है ना, तो जो टीचर होते हैं वो क्या करते हैं कि कुछ ना कुछ रास्ता निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन का भी अगर आप संधि विच्छेद कर दो तो ऑक्सीजन प्लस एडिशन, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, एडिशन का मतलब जुड़ना। तो यहां से ट्रिक निकल गई कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो अपचयन में उल्टा कर दो कि ऑक्सीजन का निकलना या हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना। ठीक है ना, वो अपचयन हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो कॉपर ऑक्सीजन के साथ जुड़ रहा है और क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीकरण का एग्जांपल हो गया। और अपचयन में देखो कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से बेचारा एक ऑक्सीजन निकल के इसके साथ जुड़ रहा है हाइड्रोजन के साथ। तो कॉपर अपना ऑक्सीजन दे रहा है ना, तो ऑक्सीजन हट रहा है और हाइड्रोजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे, अपचयन कहेंगे। ये हमारा हो गया। उसके बाद में आएगा हमारा अगला उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी। अरे तो बहुत शानदार टॉपिक है उष्माक्षेपी और उष्माशोषी, इसको समझते हैं। उष्माक्षेपी वो होता है जिसमें उष्मा निकलती है, और उष्माशोषी वो होता है जिसमें उष्मा का अवशोषण किया जाता है, अवशोषण किया जाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण ले लो उष्माक्षेपी का कि ये देखो हमने क्या किया, ये मेथेन है, मेथेन को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई, तो यहाँ पर क्या बना, जल बना, यहाँ पर क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, और ये उष्मा यहाँ पर क्या हो गई, निकल गई। आपने उष्मा तो इसमें कहीं दी नहीं थी, फिर भी निकल गई। ठीक है, जैसे खाना पकाने में ईंधन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। उष्माशोषी क्या होता है, ये आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया, ठीक है, और इसमें बाहर की जो उष्मा होती है, बाहर से जो उष्मा होती है, इस उष्मा को ये क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। और अवशोषित करने पर क्या बनाता है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देता है और एक क्या बना देता है यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्लोबल वार्मिंग करवा सकता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करता है कि आसपास की जो उष्मा होती है उस उष्मा को ये क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। आगे समझ में। उपयोग चूना उद्योग में और सीमेंट उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये चीज हमारी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। आगे हम यहाँ पे बढ़ते हैं। तो अगला दे रखा है हमारे पास में कॉपर सल्फेट में लोहे की कील। देखते हैं यहाँ पे, ये हमारे पास में कॉपर सोल्यूट, यहाँ पर ये हमारे पास में कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन दे रखा है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ब्लू विट्रोल के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ब्लू विट्रोल के नाम से जाना जाता है। ब्लू कलर का होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर और ग्रीन विट्रोल के नाम से किसको जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, ब्लू विट्रोल के नाम से तो किसको जाना जाता है, कॉपर सल्फेट को, और ग्रीन विट्रोल के नाम से किसको जाना जाता है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ठीक है ना, मैं चेक करूंगा किस किसने आंसर दिया है। तो कॉपर सल्फेट में लोहे की कील में देखो, ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, आयरन नेल को या फिर कॉपर की लोहे की कील को इसमें डाल दिया। क्या होगा, अभिक्रिया देखो, नीला रंग धीरे धीरे क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ठीक है, और कील पर लाल भूरी तांबे की एक परत जमने लग जाएगी। ठीक है ना, मतलब कॉपर इस सॉल्यूशन में से निकल के, विलेन में से निकल के किसके जाके चिपक जाएगा, आयरन पे जाके चिपक जाएगा। ठीक है, प्रश्न क्या बनता है यहाँ पे कि जो यहाँ पे ये वन का जो रंग है, मतलब ये जो यहाँ पे विलियन का, सॉरी ये जो विलियन लिखा हुआ है यहाँ पे थोड़ा क्लियर नहीं है, विलियन का जो रंग होता है वो हरा क्यों हो जाता है, रंग क्यों परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि वहां पर क्या बनना स्टार्ट हो जाता है, आयरन सल्फेट बनना स्टार्ट हो जाता है, FeSO4 बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मैंने इसमें एक क्वेश्चन किया आपको कमेंट करने के लिए, उसका हिंट मैंने इसी में दिया हुआ है इस बॉक्स के अंदर ही। तो आपको बताना है कि वो जो ग्रीन विट्रोल के नाम से जिसको जाना जाता है, जिस केमिकल को, उसका नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं बेरियम क्लोराइड एवं सोडियम सल्फेट। ठीक है, इसका भी हम इसको समझते हैं। तो बेरियम क्लोराइड के सॉल्यूशन को हम Na2SO4 के साथ जब क्रिया करवाते हैं तो हमारे पास एक अवक्षेप बनता है बेरियम सल्फेट का। ठीक है, तो बेरियम सल्फेट का एक अवक्षेप बनता है। देखो यहाँ पर आपको अवक्षेप दिखाई दे रहा होगा, ये देखो ये दोनों ब्लैंक है, लेकिन यहाँ पे व्हाइट कलर का कुछ है, ये अवक्षेप होता है। अवक्षेप दो प्रकार से रहता है, या तो पानी में तैरता है या फिर पानी के नीचे बैठ जाता है। ठीक है, अवलोकन करेंगे तो सफेद अवक्षेप बनता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि बनने वाले अवक्षेप का नाम क्या है, बेरियम सल्फेट है। ठीक है, तो इस तरीके से वो बता देता है, और यहाँ पे कुछ नहीं देता है, वो क्वेश्चन मार्क दे देगा और बोल देगा यहाँ पे एक सफेद अवक्षेप बनेगा, आपको बताना है सफेद अवक्षेप कौन सा है। ठीक है, उसके बाद में आपके नेक्स्ट टॉपिक जो है, और इस वीडियो का जो लास्ट टॉपिक है, इसको हम समझते हैं कॉपर ऑक्साइड का अपचयन। यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड का अपचयन दिया हुआ है, ये आपने यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड लिया, और ये कॉपर ऑक्साइड को जब आप हाइड्रोजन के साथ इसका अपचयन करवाते हो, उसको गर्म करते हो, तो आपको कॉपर अलग मिलेगा और जल का अणु अलग मिलेगा। ठीक है, ये काले रंग का जो कॉपर ऑक्साइड होता है, ये लाल भूरे रंग में CO में बदल जाता है, ये इसका अवलोकन होता है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ आज हम क्लास 10th साइंस चैप्टर 1 के इस भाग को यहीं समाप्त करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास से आपको रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। याद रखिए, साइंस रटने का नहीं, समझने का विषय होता है। अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो बड़े से बड़ा सवाल भी आसान लगने लगेगा।